जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और अब शायद उतना डर आप सभी के मन में ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर नहीं रहा जितना शुरुआत में था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पता लग गए और ऑलमोस्ट एक पैटर्न हमें समझ में आ गया है कि इस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से भौतिक विज्ञान में अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं एक कंक्लूजन आपको दूं, तो अभी तक मेरा जो मानना है, निष्कर्ष है पिछली शिफ्टों को देखते हुए भी, कि क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और देखो, एग्ज़ाम की लैंग्वेज को मैं कभी इजी तो नहीं कहता, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को मैं इजी नहीं कहता, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भले ही आसान बन जाए, लेकिन भाई उस बच्चे से पूछो जो उन्हें उस सिस्टम के आगे बैठकर हाईली प्रेशर में अटेंड कर रहा है, तो वो थोड़ा सा हमेशा मीडियम ही कहता हूँ मैं एग्ज़ाम के स्तर को। इजी कहना शायद वो समझदारी ना हो। तो इजी टू मॉडरेट लेवल है आपका, सॉरी, मॉडरेट टू लोअर हार्ड लेवल है। हार्ड तो नहीं है। हार्ड का मतलब तो ऐसा होता है कि भाई कुछ आया, मैंने बहुत मेहनत की थी, सब पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं बन रहा। तो हमें एक सामंजस्य के साथ तैयारी की ज़रूरत है, एक संतुलन के साथ तैयारी की ज़रूरत है। संतुलन का मतलब हमारी पकड़ थोड़ी सी न्यूमेरिकल पे भी होनी चाहिए, हमारी पकड़ थोड़ी सी थ्योरी पर भी होनी चाहिए, हमारी पकड़ थोड़ी सी फैक्चुअल सवालों पर भी होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, ग्रेविटेशन है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, साउंड है, हीट है, ये चैप्टर हमारे लगभग लगभग कवर होने चाहिए। हिंदी में प्रकाशिकी है, विद्युत है, मैं कई बार लिख के बता चुका हूँ, इसलिए बस बोल के बता रहा हूँ, आपको भी याद हो गए होंगे। प्रकाशिकी है, विद्युत है, गति के नियम है, कार्य ऊर्जा शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है। तो ये तमाम चीज़ें आप सभी को उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से याद होंगी। ठीक है, चलिए। तो बाकी सब ऑल गुड, ओके ओके, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कल का क्वेश्चन नंबर 6 भैया, कल की पीडीएफ एक बार दे दोगे तुम मुझे? आराम से देख के दे दो, क्वेश्चन नंबर 6 को बता देंगे बच्चों को। सर सिलेक्शन के बाद मेरे घर आना तुम्हारे दावत में है। जीत भाई, आपसे प्रॉमिस रहा, वादा रहा कि सिलेक्शन के बाद पक्का आपके घर में आएंगे, है ना? लेकिन यार ये तो बता दो घर कहाँ है, ज़्यादा दूर तो नहीं। चलिए, तो पार्ट 14 में आपका स्वागत है। हर दिन हम इस रैपिड सेशन में फटाफट से सवाल करते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित। तो सवाल है कि सूत्र T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना या अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? तो बताइए ये किस नियम से तुलना करता है? इसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दो। थोड़ा दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का उत्तर करिए। गुजरी हुई वो जमाना याद है। बताइए भाई। हाँ, तो बहुत बढ़िया। ये नियम किसका नियम है? ये केपलर साहब का तीसरा नियम है। और केपलर साहब ने ये कहा था कि जो किसी भी, जैसे यहाँ मान लो सूर्य है, एक ग्रह इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय है उसका वर्ग इस दूरी के, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष की तीसरी घात के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया केपलर साहब का तीसरा नियम। अब देखिए केपलर साहब का पहला नियम क्या कहता है। केपलर साहब का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे हम कक्षा का नियम भी बोलते हैं, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कक्षाओं का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स क्या कहता है? कक्षाओं का नियम आपसे कहता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो प्रत्येक ग्रह इसके आसपास दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी वो गोल गोल चक्कर नहीं लगाते, ना ऐसे वर्गाकार चक्कर लगाते, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब अंडाकार। ठीक, ये हो गया केपलर साहब का पहला नियम। अच्छा, केपलर साहब का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आपसे कहता है कि किसी भी ग्रह का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो पहला नियम से सवाल यही आता है, क्या नियम है? कक्षाओं का नियम। सेकेंड लॉ जो है उससे सवाल आएगा कि इसको किसका नियम कहा जाता है? तो ये कोणीय संवेग का नियम होता है, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम का नियम होता है, कोणीय संवेग का नियम ये होता है।
तो आगे बात समझ में। तीसरा नियम मैंने आपको बता दिया, ये तीसरा नियम टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻³ है। ये परिक्रमण काल का नियम है, ये हमें परिक्रमण काल के बारे में जानकारी देता है। तो थर्ड लॉ जो है ये परिक्रमण काल का नियम है, यानी कि ये लॉ है किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये 3 नियम केपलर साहब के रहेंगे। अगले सवाल को बताइए फटाफट से। बताइए। गुरुजी मैंने पिछली वाली वीडियो पर कल के फिजिक्स के क्वेश्चन टाइप कर दिया, आपके सब पढ़ाया हुआ आया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई आकाश, थैंक यू। और क्लास के लास्ट में हम पिछली वाली वीडियो के सारे सवालों को एक बार बच्चों को बता देंगे, या बच्चे भी जाकर एक बार देख लेना। आकाश भाई का थैंक यू जरूर बोलना, उन्होंने लास्ट वीडियो के सारे क्वेश्चंस करके दे दिए हैं। वेरी गुड। 1 किलो और 2 किलो के 2 पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। बताओ, देखिए मुझे बताओ, क्या सापेक्ष वेग का मतलब, अगर मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका वेग जो है, उसकी वेलोसिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका द्रव्यमान कितना है। भाई वेलोसिटी किससे निकालोगे, मोटा मोटी सोचो, गति के समीकरणों से निकालोगे। क्या गति के समीकरण में किसी में द्रव्यमान आता है? अरे नहीं आता है यार। तो दोनों का वेग समान रहेगा भाई, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब ये देखना है दोनों का 8 रहेगा या दोनों का ये रहेगा, अलग अलग तो नहीं होगा। तो देखिए, अगर मान लो 3.2 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी अंतिम वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो h बराबर आपको ये दे दी और आपको पूछना है अंतिम वेग, तो गति का तीसरा समीकरण लगाओ, v² बराबर u² प्लस 2gh। v का स्क्वायर हमें निकालना है, u 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 3.2। तो v² बराबर 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 64 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दोनों का 8 मीटर पर सेकंड होगा। ये तो मोटा मोटी समझ में आ जाना चाहिए था। गति के किसी समीकरण में द्रव्यमान नहीं आता, यानी कि हल्की वस्तु गिराओ भारी वस्तु गिराओ, भैया वो नीचे तक पहुंचने में समान समय लेगी अगर समान ऊंचाई से गिराई जा रही है। तो द्रव्यमान पे इस बात की निर्भरता नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि है, तो ये बिल्कुल सही बात है, याद भी कर लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? ऐसा करने से एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, यानी अगर 2 क्षेत्र रेखाओं ने प्रतिच्छेद कर दिया, ये और ये, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि ठीक बात नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ये भी याद कर लेना, अच्छा पॉइंट है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ संरेखी हैं, ये भी सही बात है। यानी कि कुल मिलाकर ये पृथ्वी के चुंबकत्व से एक सवाल है। 2gh कैसे रखा, बताओ आप, क्या रखना चाहिए था? क्या नाम है आपका? हिमांशु। मुझे आप ये बताओ कि भैया यहाँ क्या रखना चाहिए था? आपको किस चीज में कंफ्यूजन है? क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ भी रखूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, फिर मैं आपको बता दूंगा। मेरी तरफ से ये है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि v² बराबर u² प्लस 2as आप याद रखते हो, लेकिन जब गुरुत्व के अधीन गति होती है, जब ग्रेविटेशन के अधीन गति होती है, तो v² बराबर u² प्लस 2, a की जगह g रख देते हो और s की जगह चूंकि ये ऊंचाई है तो h रख देते हो। नीचे गति है तो प्लस, ऊपर गति होती तो माइनस रख देते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कौन सा कथन सही है? तो नहीं कर सकती हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, फिर तो ये सारे सही है ना। चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, किसी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसने ना ये पूछा है, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। अब सही है, अगला सवाल बताइए।
बताइए भाई, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी ऐसा ही सवाल है, उसमें गलती से नहीं रह गया है। ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, यही गलत हो गया। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव वाक छोड़िए, ध्वनि कहीं भी उत्पन्न होगी ना, वो कंपन के द्वारा होगी। एक सवाल रेडी हो गया आपका। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। जो ध्वनि आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप क्या कह देते हो? शोर कह देते हो, नॉइज कह देते हो। यहां से सवाल नहीं आता, लेकिन ये एक फैक्ट है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, ये भी एक सवाल बन गया। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, ये कह रहा है हो सकती है। अच्छा, क्या प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकता है? जो साथी शुरू से जुड़े हैं वो इस बात को बड़े अच्छे से अब तो समझ गए होंगे कि हाँ भैया जी, जो प्रकाश है ना, जो लाइट है, ये बिल्कुल निर्वात में चल सकती है। यानी कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था का उदाहरण नहीं है? वाहन के अचानक चलने पड़ने पर पीछे की ओर गिरना। वाहन अचानक से चला, तुम्हारा शरीर यहाँ से नीचे का हिस्सा वाहन के संपर्क में है, ऊपर का हिस्सा संपर्क में नहीं है, और जैसे ही वाहन चला आपको कहाँ झटका लगेगा? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि शरीर विराम में था, विराम में ही रहना चाहता है। तो विराम अवस्था का जड़त्व का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जो चीज रुकी है रुकी ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो वाहन के अचानक चलने पड़ने पर पीछे की ओर गिरना, ये बिल्कुल सही है। कपड़े को झाड़ते समय धूल के कणों का नीचे गिरना, ये भी बिल्कुल सही है। ये कपड़ा है, ये धूल है, कपड़े को झाड़ोगे, धूल विराम में रह जाएगी, कपड़ा नीचे चला जाएगा, ये विराम का जड़त्व हो गया। झटकों के कारण पत्ती फलों का टूट जाना, ये शाखा जी हैं, ये पत्ती जी हैं। शाखा जी पे झटका लगाया, शाखा जी ने कहा पत्ती जी से, पत्ती जी हिलो, पत्ती जी कहेंगे हम तो विराम में रहेंगे। शाखा जी हिलेंगी, पत्ती जी नहीं हिलेंगी। किसी चीज को बार बार ऐसे करो, डेफिनेटली वो टूट जाएगी। ये भी सही है। किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना, देखिए ब्रेक लगने पर कुछ हो रहा होता तब तो हम कहता, बाकी अभी तो यहाँ मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। अगला सवाल बताइए क्या है? हाँ जी, बताओ भैया क्या समस्या है आपकी? सर शायद आपको याद हो, मैं वही लड़का हूँ जो रात में गार्ड की नौकरी करता है और दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, और आपके आरडब्ल्यू की मदद से मेरे एमपी पुलिस में 84 नंबर आए हैं। सर जी थैंक्स आरडब्ल्यू टीम। भाई बहुत 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 सारा धन्यवाद मेरे भाई। और मैं तो कहूँगा कि ये जो है आपके सामूहिक एफर्ट है। मैं बस आपका स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं टीम को बता सकूँ कि हाँ, उनके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। खैर आपका एक मेहनत है ये सब। मेरा एग्ज़ाम सिटी वगैरह कुछ नहीं आया, और मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। दूसरे के फ़ोन से फ़ोन ऑनलाइन किया था, गायब हो गया, और ईमेल पर भी नहीं आया अभी तक। भैया तुमने यार ना कोई रजिस्ट्रेशन रखा ना कुछ रखा, कैसा नौकरी पे भी उसे ही भेज दोगे क्या सिलेक्शन लेके? चलो खैर कोई बात नहीं। आपके पास वो होगा ना ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पे देख लेना, ईमेल आईडी पे जानकारी आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। बाकी फिर निकालने की कोशिश करो यार कैसे भी करके। सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देती है। बस का औसत त्वरण बताइए। त्वरण बराबर होता है वेग का परिवर्तन बटे समय अंतराल, और यूनिट देखो, यूनिट क्या दी है? किलोमीटर पर वर्ग मिनट, किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो, अच्छा घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर इसमें उसने किस में दिया है? किलोमीटर पर वर्ग मिनट में। तो इसको किलोमीटर पर मिनट में बदल लो। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे को आप किलोमीटर पर मिनट में बदलोगे तो 1 घंटे की जगह क्या रखोगे? 60 मिनट। मिनट रख दोगे ना 10 से 6 बार, तो 1/6 किलोमीटर बटे मिनट बन जाएगा। अगला है आपका 70 किलोमीटर पर आवर, तो 70 किलोमीटर बटे 1 घंटे में 60 मिनट, इससे ये कट जाएगा, 7/6 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला है वेग का परिवर्तन। अगर यहाँ से परिवर्तन देखोगे कि भाई 7/6 में से फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, और कितने समय में? 2 मिनट में। 7 में से 1 गए 6, जब नीचे सेम हो तो डायरेक्ट बन जाता है ना, 6/6/2, इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा 1/2, और 1/2 का मतलब आधा किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। तो आधा किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर सही उत्तर बनेगा बी। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो आपसे ये देखना चाह रहा था कि क्या आपको यूनिटों का बदलाव आता है।
अगर हाँ तो बड़ी अच्छी बात थी। एक दूसरे से सममित रूप से 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों के द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? एक सवाल ऐसा भी देखा गया, तो इसका उत्तर आप सभी अच्छे से करिए। बताइए सममित प्रतिबिंबों की संख्या। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 360 को आप डिवाइड करोगे कितने से, सॉरी 360 से डिवाइड करोगे 120 को, मतलब ये सूत्र का है, और ये जो सवाल में दिया है उससे डिवाइड करोगे, ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब 3 एक कैसी संख्या आई है? 3 एक ऑड नंबर आया है, एक विषम संख्या आई है, और विषम संख्या के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितनी बन जाएंगी? 3 ही बन जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3। समान लंबाई के हीटर के दो तारों को एक बार श्रेणी क्रम में फिर एक बार समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? देखो आप चाहें तो इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। अगर दो तार आपको ऐसे दिए हैं कि वो समान लंबाई के हैं, समान पदार्थ के हैं, बस उन्हें श्रेणी और समांतर में जोड़ा जा रहा है, तो ऊष्माओं का अनुपात 1:4 होगा। डायरेक्ट याद रखो, सॉल्यूशन भी कर सकते हो। तुम तुक्का मार रहे हो, सिर्फ 2:1। मुझे बताओ कैसे आया, चलो बताओ। तुम कमेंट में सॉल्यूशन लिख के बता दो। नहीं कर पाओगे ना, बस तुक्का मारते हो, मत मारो तुक्का, इसको सीधा सीधा याद रखो, है ना। 1:4। तुक्का मारने से अच्छा है याद ही कर लो। सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, 3 मिनट का सॉल्यूशन जाएगा पेपर में, फिर भी सॉल्यूशन नहीं करोगे। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तो जिनको कोई भी और ऐसे साथी है ना कि जिनको अपना वो खो गया है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो कोशिश करो अपनी ना ईमेल आईडी पे सर्च करके देखो उस टाइम का, जैसे आरआरबी लिख के देखो, तो आरआरबी या ग्रुप डी इसी नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा, वो एक बार वहाँ से सर्च कर सकते हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दीपू भाई। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परते घुमाने वाले बल की माप को क्या कहा जाता है? अब बताओ इसका उत्तर बताओ। हाँ भैया, भैया जब भी हमें ऐसा दिखे है ना बल और कोई चीज घूम रही है, तो वो अभिकेंद्र बल हो जाता है। नहीं यार, किसी अक्ष के परतः घुमाने वाले बल की माप को, थोड़ा सोच के उत्तर करिए। किसी अक्ष के परतः घुमाने वाले बल की माप को, देखो अगर बल किसी सीधी गति करती हुई वस्तु पर लगा, रैखिक गति करती हुई वस्तु पर लगा, तो उसको सिंपल बल कहोगे, लेकिन घूमती हुई वस्तु पर लगने वाले बल को बलाघूर्ण कहते हो। सीधी बात है, घूमती हुई वस्तु पर लगने वाले बल को बल आघूर्ण कहते हो, टॉर्क आप कहते हो। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क है किसी गोल घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला बल। बलाघूर्ण क्या है? किसी गोल घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला बल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में करा दूंगा, उसका लाभ क्या होगा मुझे ये बता दो बस। मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? हाँ, बल आघूर्ण का सूत्र आप देख लो अगर आप जानना चाहते हो तो। बल आघूर्ण जो है, टॉर्क जो है, वो होता है किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल और लंबवत दूरी होता है। इसको केवल आप लंबाई मत कहो, इसको कहो ये लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सवाल कहता है एक अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ में गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। एक अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है, अभिकेंद्रीय बल को केंद्र सीकिंग बल के रूप में भी जाना जाता है। केंद्र सीकिंग का मतलब क्या होता है? जो केंद्र की तरफ लगे। तो ये बात ठीक है। देखिए जब कोई वस्तु गोल घूमती है ना, तो उस पर एक बल कार्य करता है जो उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, जिसको हम अपकेंद्रीय कहते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो बाहर की तरफ ले जाने वाला बल अपकेंद्रीय है, लेकिन उसको बचाकर जो अंदर लाता है वो अभिकेंद्रीय है। तो उसको बचाकर अंदर कौन लाने का काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। और इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर के पास की तरफ लाता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, और इसमें तो एक्सप्लेनेशन वाला सीन ही नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है कि किसी परिस्थिति में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल शून्य होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला सूत्र है
एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। और ये शून्य कब होगा? तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब शून्य होगा। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है? तो थीटा एल और बी के बीच का एंगल है। तो इसमें लंबवत आ रहा है, हाँ, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अच्छा, 0 डिग्री का मतलब जब दो चीजें समांतर होती हैं, है ना, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं। 90 का मतलब दोनों चीजें लंबवत हैं। 90 का मतलब दोनों चीजें लंबवत हैं, और समांतर का मतलब दोनों चीजें 0 डिग्री के एंगल पे हैं। तो आप कहोगे कि जब दोनों चीजें कैसी हों? समांतर। अरे हर चीज का उत्तर लंबवत नहीं होगा मेरे भाई, है ना, हर चीज का उत्तर लंबवत नहीं होगा। बताइए भाई, सभी को क्लियर? हाँ, सबसे ज्यादा जो लगेगा वो 90 डिग्री पर लगेगा, है ना। अरे भैया, ये किस करने से घर नहीं चलता यार, इनसे पेट नहीं पलता। ये सब मिनट 2 मिनट अच्छी लगती हैं, भूख लगने पर रोटी ही काम आती है। पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। अब जब 90 डिग्री पर होगा तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा होगा। थीटा बराबर 90, तो साइन 90 क्या है? 1 है। इनके बीच का एंगल 90 पर सबसे ज्यादा रहेगा। अगला सवाल। हाँ यार, वो भेजे जा रहा है किस किस, उनसे पेट चलेगा क्या? अगला सवाल। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 444 वॉट ऊर्जा लेता है। 220 वोल्ट पर 440 वॉट की ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए। 440 वोल्ट की आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए। 440 वोल्ट की आपूर्ति पर कितने घंटे? 15 घंटे अगर इसे चलाया जाए तो वह होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो, पहले आप ये देखो, इस सवाल को पढ़ो कि 440 वोल्ट पर 15 घंटे में चला रहा हूं, तो ऊर्जा पूछी है उसने किलोवाट घंटे में। यानी कि मुझे इस सवाल में किलोवाट चाहिए और घंटे चाहिए। अब मैं किलोवाट कैसे निकालूं? क्या मैं ये मान लूं कि 220 पर 440 है तो 440 पर 880 किलोवाट होंगे? बताओ भाई, ऐसा तो नहीं मान सकता हूं। मैं कुछ ऐसा सोचूं कि अगर पावर और वोल्टेज को चेंज किया जाए तो कौन सी चीज सेम रहती है? तो वो आर रहती है। तो एक ऐसा फॉर्मूला लाओ जो पीवी और आर में रिलेशन देता हो। फॉर्मूला है मेरे पास, पावर बराबर वी का स्क्वायर बाई आर। अब आर तो सेम रहती है, अगर आप पावर को कम ज्यादा करोगे आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर सीधे अनुक्रमानुपाती है वी स्क्वायर के। इसका मतलब अगर पावर 440 है और वोल्टेज 220 है, तो पावर कितनी होगी अगर वोल्टेज को 440 कर दो? तो देखो ये कितना हो जाएगा, 220 से एक बार तो ये कट जाएगा, दो बार तो ये कट जाएगा, यहां का जो 220 होगा उससे दो बार ही ये कट जाएगा, ये 220 खत्म हो गए, तो दो दूनी 4, यानी कि पावर आ गई 4 किलोवाट। कुछ गड़बड़ झाला कर दिया क्या मैंने? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा भाई, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस कैलकुलेशन को। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब आप ऐसे कहोगे कि भाई P1 बटे P2 बराबर V1 बटे V2 का होल स्क्वायर। पावर कितनी है? 440 वॉट, और ये कब है? 220 पर है, और 440 पर हमें निकालनी है। ठीक है, तो 220 से कितने बार कटेगा? दो बार, तो 440 बटे P2 बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी? 4 की गुणा कर लो, 4 0 0, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से ले 4 चौक 16 और 1 17, 1760 वॉट। तो हम ये नहीं कह सकते कि 880 वॉट होगी, पावर होगी 1760 वॉट। 1760 वॉट। पहले बताओ ये बात सबको समझ में आई? थम्स अप करो कि हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। मैं ये नहीं कह सकता कि पावर मतलब वोल्टेज डबल होने पे पावर होगी। आप कहोगे वोल्टेज को अगर डबल करोगे ना, एक सीधा तरीका बताता हूँ, सीधा तरीका देखो, अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो पावर कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। यहाँ वोल्टेज को डबल किया तो पावर कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। 440 का 4 गुना 1760 हो गया। ठीक है, अब 1760 की और घंटे की गुणा कर दो, किलोवाट घंटे आ जाएंगे। भैया आपसे सिर्फ ये पूछा है किलोवाट घंटे, आपके पास वॉट है ना 1760, डिवाइड कर दो 1000 से, किलोवाट बन गए, और घंटे कितने हैं? 15। तो 5 से 3 बार, 5 से 200 बार, 0 से 0 कट जाएगी, ये बचेगा 176 गुणा 3 बटे 20। सॉल्व कर लेना, जितना भी उत्तर आ रहा हो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
13 के आसपास आंसर आ रहा है सभी का। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा आप ध्यान से करना। यहाँ पर आप ये नहीं करना कि अगर 220 वोल्ट पर 440 है तो 440 पर 880 होगी। थोड़ा दिमाग लगा के करना, एक फॉर्मूला लगा के। अगला सवाल बताइए। R1 और R2 नामक दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। R1 छोटा है R2 से, तो दोनों के बीच समान विभवांतर होने पर प्रवाहित धारा के बीच में क्या अनुमान लगाया जाएगा। देखिए, ये आपके साथ पैरेलल में दो रजिस्टर हैं और एक है R1, एक है R2, और वो कह रहा है R1 जो है छोटा है R2 से। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि धारा इनके बीच में बटेगी, धारा इनके बीच में डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी, सेम नहीं रहेगी। अब देखो, धारा और रेजिस्टेंस उल्टे होते हैं, I बराबर V बटे R। अगर V सेम रखोगे तो R जो छोटा होगा उसमें ज़्यादा धारा जाएगी, यानी कि इसमें जाने वाली धारा ज़्यादा होगी किसके तुलना में, I2 की तुलना में। तो I1 की धारा ज़्यादा होगी I2 से। आप कहोगे R1 में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, R1 से प्रवाहित धारा R2 से प्रवाहित धारा से अधिक है। हाँ, उल्टा रहेगा ना, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उसमें धारा कम रहेगी, क्योंकि वो खा जाएगा धारा को। सभी को समझ आया? अगला सवाल बताइए, 14th क्वेश्चन। सवाल है, ये तो हमने शायद पहले भी किया था। 6 तथा 9 ओम प्रतिरोध के दो चालकों को समांतर क्रम में रखा गया है। इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। समस्त संयोजन का प्रतिरोध, ये कहता है कि देख भाई, 6 और 9 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा, यानी कि ये 6 है, अगले पेज पे बना देता हूं मैं, ये 6 है और ये 9 है, दोनों समांतर क्रम में जुड़ गए। अब इस समुच्चय को, इस कॉम्बिनेशन को हमने जोड़ दिया एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अरे तुम्हारे की, रुक जाओ। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन है, 1, 2 और 3, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन हैं जिनको हमने इस तरीके से जोड़ा। अब ये कहता है कि ये देखो, इन 3 कॉम्बिनेशनों को जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, हर एक ये कैसा है, समांतर में, हर एक ये पैरेलल में है। तो पहले इनका पैरेलल सॉल्व करो। 2 का पैरेलल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 6 गुणा 9, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 54, और ये 15। किसी से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा 18/5। अब ये भी 18/5, ये भी 18/5, ये भी 18/5, तीनों को सीरीज में जोड़ दो। तो जब 3 बार आप 18/5 को जोड़ोगे सीरीज में, तो उससे अच्छा 3 के गुणा ही कर दो, खत्म। ये लो, तो कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 54/5, और 5 से कितने बार कटेगा, 10 पंजे 50, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देख लो 10 पॉइंट समथिंग कौन सा आंसर है, 10.8 राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भैया? बताइए फटाफट से। हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखो, और आज का आखिरी सवाल हम इसे रखेंगे कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो बना हुआ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगर आप आंख की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये लेंस लगा होता है, और लेंस आने वाली किरणों को जिस पॉइंट पर फोकस करता है उसको हम रेटिना कहते हैं। मनुष्य की आंख में आप अगर ध्यान से देखें, जैसे आई है, ऐसे करके आई है, तो एक सर्कल तो यहाँ पर है जो किसी की आंख में ब्लू होता है, किसी की आंख में भूरा होता है। एक सर्कल आंख में होता है अंदर, जिसको हम बोलते हैं जो जो ब्लैक नजर आता है, जो काला काला नजर आता है ना। तो ये काला जो है इसको बोलते हैं पुतली, यानी कि पपिल। ये है पुतली यानी कि पपिल। ठीक। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जो किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला भी होता है। आपका पढ़ाया हुआ आया, पेपर अच्छा हुआ, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, तो और ये तो हो गया, रेटिना के बारे में बात हो गई, पुतली के बारे में बात हो गई। अब देखो सवाल आएगा कि बताइए आंख का कौन सा हिस्सा, हाँ आइरिस, आंख का कौन सा हिस्सा नेत्रदान किया जाता है।
तो ये हिस्सा आपका आइरिस हो जाता है। और आंख का कौन सा हिस्सा नेत्रदान किया जाता है, फटाफट से बताइए। आचार्य जी मेरा एकदम करिया है, बहुत बढ़िया। मेरा एकदम भूरिया है। नीला तो लड़कों का नहीं होगा, वो लड़कियों का ज़्यादा होता है, उनका पिगमेंट ही वैसा होता है। हाँ, कॉर्निया जो है वो हमेशा आंखों में दान किया जाता है। तो ये हो गया आंख वाला टॉपिक आपका, जिससे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस के माध्यम से ये अवगत कराने की कोशिश की कि ये आपका क्वेश्चन इस से आ रहे हैं। 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके क्या करोगे यार, क्यों भैया? एक बात को समझते ना ही हो बाबू, पीछे पड़ जाते हो। हाँ, इसमें क्या समस्या है, ये तो सीधा सीधा सवाल है। एक उसके सॉल्यूशन के लिए कह रहे थे, मत करो इसका सॉल्यूशन, हम कहाँ लफड़े में आ जाओगे। समान लंबाई के हीटर के 2 तारों को एक बार श्रेणी में, पहले इसका प्रतिरोध निकालो। तो प्रतिरोध क्या होगा, R इंटू एल बटे ए। अच्छा, 2 अगर प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी में जोड़ोगे तो 2R आएगा उत्तर। पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, 1, 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। अब तुमसे कह रहा है ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्मा क्या होती है। अब कौन सी चीज़ सेम रहेगी, तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, H बराबर या तो लगाओगे V²/R, ठीक, या तुम लगाओगे H बराबर 3 फॉर्मूले ना हमारे पास, एक V²/R है, एक है I²RT और एक है हमारे पास VIT। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो और उससे आपका आंसर आ जाएगा। उतना गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये हो गए आपके सामने कुछ 15 सवाल। इन 15 क्वेश्चंस में आप सभी ने अच्छे से चीज़ों को देखा। अब हम लोग कल मिलेंगे एक बेहतर से एनालिसिस के लिए। जिन साथियों को जो आज एग्ज़ाम देकर आए, अब देकर आए हों, वो एक बार क्वेश्चंस इसमें बताइए। और बाकी जो साथी बता रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। मैं सभी के क्वेश्चन रोज़ाना देखता हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन में बाकी सब लोग भी देख लेना, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।